हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कई बार देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है इंडिया और यूरोपियन यूनियन रिलेशंस। तो भारत और यूरोपियन संघ के रिलेशंस कैसे हैं, इनका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कहाँ से इनकी रिश्ते की शुरुआत हुई, पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं इनके, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं और कौन कौन से फील्ड हैं जहां पर ये दोनों देश आपस में कॉपरेट करते हैं। तो ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन है क्या। तो इसको जानने के लिए वैसे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो उस पर अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बारे में सारी चीज़ें बता रखी हैं। लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक ग्रुप है यूरोप की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है उन सभी का, और इस ग्रुप के अंदर टोटल 27 मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स हैं। पहले हालांकि इसके अंदर ब्रिटेन भी हुआ करता था लेकिन ब्रिटेन ने इसको क्विट कर दिया। तो एट प्रेजेंट करीब 27 मेंबर्स इसके अंदर हैं। तो 27 यूरोपियन देशों का एक ग्रुप है जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरा ग्रुप है ये 27 देशों का, ये एक साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, एक सिंगल देश की तरह बिहेव करता है और किसी के साथ भी रिलेशंस को मेंटेन करता है। तो ये आपको समझ आया। अब हम समझते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से शुरुआत हुई। तो भारत और यूरोपियन संघ की जो शुरुआत थी, हालांकि यूरोपियन संघ की आपको ये भी बताइए तो इसकी शुरुआत थी जो बनने की वो 1945 में हो चुकी थी, लेकिन इसको पूरा होते होते बहुत टाइम लग गया और फाइनली 1992 में जाके कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद से ही इनके जो भारत के रिलेशंस थे वो शुरू हो चुके थे। बल्कि अगर मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताऊं तो इसके बनने से पहले ही भारत के रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ हो चुके थे, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके साथ। तो इसके जो बैकग्राउंड है, इसके जो रूट्स हैं भारत के साथ, वो कहीं ना कहीं अर्ली 1960s से ही आपको देखने को मिल जाएंगे, जब उस वक्त यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई थी और भारत ने उन पहले देशों में से एक था जो इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए तैयार था। इसके बाद देखें तो दोनों के बीच में 1994 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत इन दोनों देशों के बीच में इम्पॉर्टेंट जो है ट्रेड रिलेशंस या इन्वेस्टमेंट को लेके या बिजनेस रिलेशंस बनना शुरू हुए। अब देखा जाए तो बैकग्राउंड तो बहुत पुराना है इन दोनों देशों के रिलेशंस के बीच में, लेकिन अभी एक ऑफिशियल जो नाम दिया जाता है वो अभी बाकी था। तो ऑफिशियल नाम देने की जो शुरुआत थी वो ईयर 2000 के अंदर की गई, जब 2000 सन के अंदर 2000 ईयर के अंदर पहली बार भारत और यूरोपियन यूनियन का फर्स्ट ऑफिशियल समिट किया गया। लिस्बन के अंदर ये समिट किया गया और तब से लेके अब तक तो फिर लगातार रेगुलर इंटरवल्स पे जो है दोनों देशों के बीच में ऑफिशियल समिट्स होते रहते हैं। अब इन समिट्स की बात करो तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो समिट था वो था 5th समिट। इस 5th समिट के अंदर ये 2004 के अंदर हैग के अंदर किया गया और इसके अंदर जो इनके रिलेशनशिप थे जो पहले सिर्फ व्यापार तक सीमित थे, ट्रेड तक सीमित थे, उनको अपग्रेड करके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर ले जाया गया। अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब समझिए कि यहाँ पर जो रिलेशंस थे उनके वो ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर भी थे, और ट्रेड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, दोनों देशों के जो लोग हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे उनको क्लोज किया जाए, और उसके साथ साथ कल्चरल टुगेदरनेस की सांस्कृतिक तौर पर दोनों देशों को कैसे एक साथ जोड़ा जाए। अब आपको उसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड समझ आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स में, कौन कौन से फील्ड में इन दोनों के रिलेशंस कैसे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस की। तो राजनीतिक संबंध इनके कैसे हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो पॉलिटिकल रिलेशन की शुरुआत मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहला जो भारत और यूरोपियन संघ का जो समिट था सबसे पहला वो 2000 ईयर के अंदर लिस्बन के अंदर हुआ, और तब से लेके अब तक रेगुलर इंटरवल्स पे करीब 15 भारत और यूरोपियन यूनियन के समिट्स अलग अलग टाइम पे और अलग अलग जगह पर हो चुके हैं। और इन ये जो समिट होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, इनके अंदर किन चीज़ों की बात होती है वो आप समझिए। सबसे पहले तो जो टॉप लीडरशिप है वो इस समिट के अंदर कई बार हिस्सा लेती हैं, और इन समिट के अंदर ही डिस्कशन किया जाता है कि दोनों के जो ट्रेड नेगोशिएशन हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो कैसे हैं, उनको इंटेंसिफाई किया जाता है, उनको रिव्यू किया जाता है कि अब तक कहाँ कहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ और किस तरीके से उनको हम बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा अलग अलग रीजनल और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी डिस्कशन किए जाते हैं इन मीटिंग्स के अंदर, इन समिट्स के अंदर। और ट्रेड के अलावा बढ़कर अलग अलग फील्ड में, जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर भी इसमें बात की जाती है कि दुनिया के सिक्योरिटी इश्यूज और अपने अपने
रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के मुद्दों को उठाया जाता है। उसके अलावा पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाती है, और भी इन सब के बारे में बात की जाती है किस तरीके से ये दोनों देश दुनिया के अंदर एक बड़ी पावर होने का जो अस्तित्व है, जो दायित्व है, उसको पूरा निभा सके। इसके अलावा बात करें तो दोनों देशों के बीच में ईयर 2017 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुआ। तो 14 समिट था भारत और यूरोपियन यूनियन का 2017 के अंदर, और ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आए। कौन कौन से पॉइंट थे? सबसे पहला, कॉपरेशन इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, आतंकवाद को रोकने के लिए। दूसरा, क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। और तीसरा था पार्टनरशिप फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो आप ये समझिए, ये 3 जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, 3 जो है पिलर्स हैं, जो जिसके ऊपर भारत और यूरोपियन यूनियन का जो फ्यूचर है वो रिलाई करता है। तो ये 3 डिफाइनिंग की फीचर्स हैं जिसके हिसाब से अगले आने वाले भविष्य के अंदर दोनों देशों के रिलेशंस इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के ऊपर इवॉल्व किए जाएंगे। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक रिलेशंस की, मतलब आर्थिक संबंध कैसे इन दोनों देशों के बीच में। तो भारत के जो रिलेशंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस है, जो कि 27 देशों का एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, उसके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन उसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो भारत के सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके साथ होता है? यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। तो यूरोपियन यूनियन इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। और अगर यूरोपियन यूनियन के लिहाज से देखा जाए तो उसके लिहाज से भारत उसका जो है 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो 9वां सबसे बड़ा देश है जिसके साथ यूरोपियन यूनियन अपने बिजनेस रिलेशंस को बनाता है। और इसके अलावा बात करें तो दोनों देशों के बीच में जब से ये भारत के अंदर तो स्पेशली ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में, और जब ग्लोबलाइजेशन आया है तो भारत ने तो अपनी इकोनॉमी को काफ़ी लिबरलाइज किया है, ओपन किया है सबके लिए, सबको इनवाइट किया है, और इसी का फ़ायदा दिख भी रहा है। इन दोनों देशों के जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसका फ़ायदा भारत को ये है कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है यूरोपियन कंपनीज़ के लिए, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और भारत ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जब से भारत ने ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया है तब से पूरी दुनिया के लिए भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड माना जाता है। तो यूरोपियन कंपनीज़ के लिए, उनके एमएनसीज़ के लिए भारत के अंदर बहुत सारे मौके हैं, वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे भारत को भी और यूरोपियन यूनियन को भी, दोनों देशों के जो ट्रेड रिलेशन है वो बूस्टअप होते हैं। इसके अलावा बात करें तो भारतीय कंपनीज़ के लिए, एलीट कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज़ हैं, उनको भी फ़ायदा मिला है। जब से इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशन पॉजिटिव हुए हैं तो उसका फ़ायदा इनको भी मिलता है, उनको भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि अपनी कंपनीज़ को भारत से बाहर होकर अपने व्यापार को बढ़ा सकें। अब बात करते हैं कॉपरेशन ऑन इन्वायरमेंट की, पर्यावरण को लेके इन दोनों देशों के बीच में कैसे रिलेशंस हैं। तो क्योंकि पर्यावरण जो है और क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, वो पूरी दुनिया के लिए सबसे मेजर चैलेंज बना हुआ है, सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो जब पूरी दुनिया के लिए बनी हुई है तो ये दोनों देश, चाहे वो भारत हो चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो भी इससे दूर नहीं है, इनके लिए भी बड़ी समस्या है। तो दोनों के कंसर्न हैं, दोनों की प्रॉब्लम एक है। तो दोनों ही जो ग्रुप हैं, दोनों ही जो देश हैं, वो पर्यावरण को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जब कंसर्न है तो दोनों ही देश इस मैटर के ऊपर आपस में मिलकर कॉपरेट करते हैं, और दोनों देश इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को अचीव किया जा सके। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और उसके गोल्स क्या है, इसको लेके ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। तो जैसा मैंने बताया, इन दोनों देशों के बीच में क्लाइमेट चेंज को लेकर रिलेशंस हैं। उसके अलावा हाल ही में भारत ने अभी पेरिस एग्रीमेंट को भी साइन किया है। पेरिस एग्रीमेंट भी जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, उसको भारत ने साइन किया है। उसके अलावा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से लगातार भारत को क्लीनर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए, क्लीनर फ्यूल के इस्तेमाल के लिए लगातार
काफ़ी सारी फाइनेंशियल असिस्टमेंट मिलती रहती है। तो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है बहुत सारी। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स टाइम टू टाइम भारत को काफ़ी सारा पैसा देते रहते हैं पर्यावरण समस्या को सुलझाने के लिए। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जिसको लेके दोनों देश काफ़ी सीरियस हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वो है काउंटर टेररिज्म। आतंकवाद को रोकने के लिए दोनों देश काफ़ी हद तक एक साथ कोऑपरेट करते हैं इस फील्ड के अंदर। और रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जो दोनों ही देश हैं वो कहीं ना कहीं एक मतलब टिपिकल आतंकवाद से काफ़ी प्रभावित है, या हम बोल सकते हैं कि रिलीजियस रेडिकलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से काफ़ी परेशान है। तो जिसकी वजह से आप देखते रहते हो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अक्सर हम न्यूज़ देखते रहते हैं कि भाई वहाँ पर कभी कैफ़ेज़ के अंदर, कभी स्कूल्स के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, या कुछ लोग वहाँ पर घुस जाते हैं जो गोलीबारी कर देते हैं। तो ये समस्या दोनों देशों के लिए है। दोनों देश, चाहे वो भारत हो चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो एक्सट्रीम या रेडिकल फंडामेंटल जो है टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे निपट रही हैं, या उनकी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। तो इसीलिए इन दोनों देशों ने तय किया है कि वो अक्रॉस द बॉर्डर्स इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि कैसे ये जो प्रॉब्लम है, टेररिज्म का जो एस्पेक्ट है, इसका जो कंसर्न है, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। तो ये पूरा टॉपिक था जो यूरोपियन यूनियन और भारत के रिलेशंस के बीच में। मैंने आपको इस मुश्किल टॉपिक को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको जो ये टॉपिक है पूरा क्लियर होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।